नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की सीरीज में भूगोल विषय की पुस्तक में पाठ 3 जल संसाधन पर चर्चा करेंगे भी। तो जल जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मानव को बसने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, क्योंकि हम सामान्य वक्तव्य पढ़ते आए हैं कि जल है तो जीवन है। और हमें बताया गया है कि धरती का लगभग 71% जो पार्ट है, उसका जो भाग है वो जलमंडल से बना हुआ है, जिसमें महासागर या तालाब, झीलें, हिमनद, बर्फ के रूप में जमा हुआ जल, ये सब में जल विद्यमान है। जबकि 29% भाग पर ही हमारे यहाँ स्थल है। तो जल संसाधन पर बात करते हैं। तो जल संसाधन कक्षा 10 का पाठ नंबर 3। चलिए कुछ पहले डाटा पर बात करेंगे। वाटर रिसोर्सेज पर क्या क्या डाटा है, आपकी किताब के हिसाब से क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। तो जल संसाधन में जो पहली बात हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का 3/4, आपकी बुक में लगभग 3/4 लिखा है, परंतु एग्जैक्ट ये 71% है। पृथ्वी का 71% या 3/4 भाग किससे गिरा है? जल से गिरा है। और इस जलीय भाग में क्या क्या शामिल है? इस जलीय भाग में महासागर शामिल है, जिसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर शामिल है। इसके अलावा तालाब, नदियां, झीलें, बर्फ के रूप में जमा हुआ जल, सभी ग्लेशियर्स वो भी इसके अंदर शामिल है। तो पृथ्वी का 71% भाग जल से गिरा है। और इसमें भी अलवणीय जल, अलवणीय मतलब मीठा पानी, यानी अलवणीय जल का भाग बहुत कम है। लगभग 2 कुछ % भाग ही पृथ्वी पर मीठा पानी है, बाकी सभी भाग जो है वो खारे पानी से है। यानी लगभग 97% भाग पर तो महासागर ही है। जलीय भाग के, जलीय भाग का लगभग 97% पार्ट जो है वो ओशन से बना है। और समुद्रों का पानी सामान्यतः क्या होता है? खारा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें अलवणीय जल का प्रतिशत बहुत कम है। अब अलवणीय जल यानी मीठे पानी की बात हो रही है। और मीठे पानी के हमारी धरती पर 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक तो है स्तही जल, स्तही जल यानी धरातलीय जल, और धरातलीय जल में है हमारी नदियां, झीलें, तालाब और हिमनद यानी ग्लेशियर बर्फ के रूप में। जबकि मीठे पानी में दूसरा स्रोत है भूमिगत जल। हम जल से, धरती के अंदर से जल निकालते हैं, चाहे वो कुएं, नलकूप की सहायता से हो, किसी भी प्रकार से हो। तो मीठे जल के 2 स्रोत हैं, एक तो स्तही या धरातलीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। चलिए दूसरी बात, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे मैं किसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करूं, जहां कोई बांध बनाकर जल रोका गया है, अब वो जल जब ऊपर से नीचे आता है तो वहां टरबाइन लगाई जाती है, टरबाइन घूमती है, पानी फिर आगे खेतों में प्रवाहित होता है। कई बार हम नहाने के पानी को भी खेती के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, या उसे बागवानी में सिंचाई के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये हमारे लिए बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ 10वीं कक्षा के हिसाब से कि जल कौन सा संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है वे। चलिए आगे बात करते हैं। अब जल के अंदर हमें कुछ प्रमुख चीजों, यानी भारत सरकार ने जल को अच्छे तरीके से प्रयोग के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की थी, उसका नाम है जल जीवन मिशन। तो एक जल संबंधित मिशन ध्यान रखेंगे। पहला मिशन कौन सा है? जल जीवन मिशन।
इसको बोलते हैं जे जे एम। जल जीवन मिशन की बात हो रही है तो जेजेएम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। जल के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें प्रति ग्रामीण परिवार को 55 लीटर जल उपलब्ध करवाया गया था। प्रति ग्रामीण परिवार को कितने लीटर जल? 55 लीटर जल जो है वो उपलब्ध करवाने की समीक्षा जो है वो सरकार ने की थी। अब हमें जल को निम्नीकृत से बचाना है। अब यहां एक बिंदु आ रहा है, निम्नीकृत। हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी चीज के निम्नीकृत का मतलब है उसकी गुणवत्ता में कमी आना। जल जो है वर्तमान में प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो उद्योगों से हो, किसी अन्य कारकों से हो, परंतु हमें इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, इसको निम्नीकृत होने से बचाना है। तो जल की गुणवत्ता में सदैव सुधार लाने के लिए सरकार अनेक अनेक योजनाएं जो हैं वो चला रही हैं। अब हम कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं और कुछ जल संसाधन के प्रबंधन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नाम से है बहुउद्देशीय का मतलब वे योजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्य को क्या कर रही हैं? पूरा कर रही हैं। चलिए, बहुउद्देशीय का मतलब है वे योजनाएं या वे कार्यक्रम जो एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करती है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो एक से अधिक जो है उद्देश्य है उनको पूरा करती हैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि भारत में अनेक प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई और एक उदाहरण है जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है ये परियोजना, और इसका दो प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, एक तो सिंचाई के लिए और एक जल विद्युत के उत्पादन के लिए। भाखड़ा में भाखड़ा नहर पर दो जो है वो बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नांगल नामक जगह पर। तो ये बांधों के माध्यम से क्या की जा रही है? सिंचाई है या जल विद्युत का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या इससे एक से अधिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। जल विद्युत का उत्पादन होता है सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, किसी उद्योग के लिए। ये सब चीजें जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख तत्व होते हैं। अब इसमें एक बिंदु है बांध। बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया और भाखड़ा नांगल बांध को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत के मंदिर कथन किसका है? तो आधुनिक भारत के मंदिर कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनको देखकर कहा था? किस बांध को देखकर कहा था? भाखड़ा नांगल बांध को देखकर यह बात कहा गया था, कही गई थी। चलिए, अब होता क्या है, प्रतिवर्ष वर्षा के द्वारा या नदियों में अतिरिक्त जल इसको जो है बांध बनाकर पहले संचित किया जाता है और फिर इसको धीरे धीरे जो है वो उपयोग में लाया जाता है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो यानी कृषि में सिंचाई के लिए, चाहे वो किसी उद्योग के लिए हो, चाहे वो पीने की जल की आपूर्ति हो, तो उसको अन्य नहरों के माध्यम से या किसी अन्य बड़े बड़े तालाब जलाशय बनाकर उनमें संग्रहित करके जो है जल को लोगों तक उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए भी अब हम इस पेपर से बहुत बार मैप आता है। क्या आता है? मैप आता है। तो हम इसे मैप के माध्यम से समझेंगे।
चलिए भी अब हम इसे एक मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से भारत के प्रमुख नदियां व बांध है। बाद में इन पे बात शुरू करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर चल रहा है सलाल प्रोजेक्ट। आपसे पेपर में आएगा सलाल प्रोजेक्ट कहां है। तो सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर चल रहा है सलाल प्रोजेक्ट। पहला जो मानचित्र हमने से वो भरने के लिए आ सकता है। फिर लिखेंगे भाखड़ा नांगल, यहां है भाखड़ा नांगल परियोजना और किस नदी पर है? ध्यान रखेंगे सतलुज नदी पर है भी। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना, आपके लिए नंबर 2। फिर यहां इसी के साथ यहां नीचे है टिहरी बांध परियोजना और कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। वैसे गंगा की सहायक भागीरथी पर है, इसके संगम पर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध, तो टिहरी। फिर यहां नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर नरोरा परियोजना, जो कि एक तापीय और आणविक विद्युत गृह है, आणविक यानी परमाणु ऊर्जा का, वो यहां चल रहा है। वहीं यहां चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज 4 परियोजनाएं चल रही हैं। चंबल पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक है कोटा बैराज। ये चारों परियोजनाएं में से गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों परियोजनाएं राजस्थान में है। और कौन सी नदी पर चल रहा है ये प्रोजेक्ट? चंबल नदी पर चल रहे हैं चारों के चारों प्रोजेक्ट, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो चल रही है नर्मदा नदी पर। अभी हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है गुजरात में, वो इसी बांध पर लगाई गई है, सरदार सरोवर बांध पर, और नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अभी पहला जो सलाल प्रोजेक्ट है वो जम्मू में है। भाखड़ा नांगल मैंने बताया आपको हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। चलिए आगे बात करते हैं। इधर सोन नदी पर यहां एक परियोजना चल रही है, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना चल रही है। कौन सी नदी पर चल रही है? सोन नदी पर। और सोन किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। अभी सोन किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो रिहंद नदी पर चल रही है, रिहंद परियोजना चल रही है सोन नदी पर। वहीं यहां दामोदर घाटी परियोजना पर, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध है, यहां आपको याद रखने हैं। तिलैया बांध, पंचेत बांध, कोनार बांध। तिलैया, पंचेत, कोनार और एक मंथान है जो आपकी किताब में या बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी लिख लेंगे मंथान परियोजना। ये चारों परियोजनाएं दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे कि टेनेसी घाटी परियोजना यूएसए के मॉडल पर बनाया गया था भारत के अंतर्गत। और दामोदर घाटी परियोजना इसलिए बनाई गई क्योंकि इन एरिया में बाढ़ बहुत आती थी और पानी संचित करके उसका प्रयोग जो है वो अन्य कार्यों के लिए किया जाना था, ध्यान रखेंगे। वहीं यहां गोदावरी नदी पर एक परियोजना चल रही है, परवारा परियोजना। परवारा परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। कौन से राज्य में चल रही है? महाराष्ट्र राज्य में चल रही है अभी। उसके अलावा कृष्णा नदी पर कोयना बांध बना हुआ है, कोयना बांध परियोजना। कौन सी नदी पर चल रही है? कृष्णा नदी पर चल रही है अभी कोयना बांध परियोजना। उसके बाद इसी कृष्णा और तुंगभद्रा पर आगे बनी हुई है नागार्जुन सागर।
नागार्जुन सागर परियोजना, यह भी ध्यान रखेंगे। नीचे कावेरी नदी पर है मैटूर परियोजना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी हुई है, ध्यान रखेंगे कृष्णा पर। फिर केरल में बनी हुई है पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना, और वहीं आप ध्यान रखेंगे महानदी पर बनी हुई है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड परियोजना महानदी पर। पेपर में मानचित्र जो है वो इस मैप से आ सकता है। तो ये भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर जम्मू में, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, चारों के चारों कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, परंतु गांधी सागर एमपी में है, बाकी 3 राजस्थान में है। नरोड़ा यूपी में यमुना नदी पर, सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर प्रवारा परियोजना चल रही है महाराष्ट्र में, जबकि कोयना बांध कृष्णा नदी पर चल रहा है, कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर चल रही है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर इसकी परियोजना है। रिहंद परियोजना गंगा की सहायक सोन नदी पर है। दामोदर घाटी में मैंने आपको 4 बांध बताए, तिलेया, पंचेत, कोनार, मंथान। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर, टिहरी गंगा पर। ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो वर्तमान में कार्यरत है अभी। अब कई बार क्या हुआ, बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आंदोलन का कारण भी बनी। जैसे टिहरी बांध के लिए आंदोलन चलाया गया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो कई बार आंदोलन के लिए, क्योंकि जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो बहुत से गांवों को विस्थापित किया गया था, तो उसके प्रति भूमि के लिए, उसकी भूमि को वापस लौटाने के लिए बहुत से जीव जंतुओं का आवास जो है वो नष्ट हुआ, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया। तो कई बार ये परियोजनाएं जो हैं वो आंदोलन का कारण भी बनती हैं भाई। इसके अलावा एक चीज जो है आगे इसी चैप्टर में एक है वर्षा जल संग्रहण। बात करते हैं वर्षा जल, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा का पानी मीठा होता है तो लोग उसके संचयन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें जो है अपनाई गई है। उसमें वो एक चीज है वर्षा जल संचयन। अब हम प्राचीन समय में देखेंगे तो ध्यान रखेंगे वर्षा जल संचयन की आपकी किताब में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक की पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों ने लोगों ने गुल एक प्रकार का वर्षा जल संचयन का तरीका है। तो पहाड़ी व पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी व पर्वतीय इलाकों में वर्षा जल के संचयन के लिए एक तरीका चलता है जिसको बोलते हैं गुल। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं? गुल। अथवा ऐसे ही तरीके पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों के पश्चिमी हिमालय में इस विधियों को कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे स्टार पॉइंट है। अब राजस्थान में हमारे यहां वर्षा जल संग्रहण के लिए छत जो है उसको इस प्रकार से ढालनुमा बनाकर जो है पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंकियां बनाकर जल का संचयन किया जाता है। पहली वर्षा में ये जो है छत साफ हो जाती है और पाइप में जो भी रहता है वो साफ हो जाता है। दूसरी वर्षा से ये इस जल को भरने के लिए उपयोग में करते हैं और बाद में वर्ष भर इस जल का उपयोग जो है वो पीने के लिए किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर की खंडीन एक तकनीक है। राजस्थान के जैसलमेर के खंडीन और जोहड़ जो है वो फेमस हैं वर्षा जल संचयन के तरीकों से। ठीक है, लगभग आप बीकानेर फलोदी वाले एरिया में देखेंगे तो वहां प्रत्येक घर में ये अनिवार्य है या बना ही हुआ है कि वर्षा ऋतु आने पर उसका पानी जो है आगे पूरे वर्ष भर पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसी एक विधि है टांका। टांका भी एक छोटा गड्ढा बनाकर उसमें पानी का संचयन किया जाता है।
चलिए, ये था चैप्टर नंबर 3। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी उस पर हमने बात कर ली। अगली कक्षा में फिर एक नए बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।